अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेड द ट्रूथ। आज हम बात करेंगे कि आईएमएफ क्या है और आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में डीलिंग्स कैसे होते हैं, पाकिस्तान कैसे आईएमएफ से लोन्स लेता है और पाकिस्तान कब आईएमएफ का मेंबर बना था। आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आईएमएफ के बारे में। आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखें। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ फॉर्म हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। उसके जो को फाउंडर थे वो थे जो मेनार्ड और हैरी डेक्स्टर, ये दोनों को फाउंडर थे। आईएमएफ है ये फॉर्म हुआ आफ्टर ब्रेटन वुड्स, उसका कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद जो आईएमएफ फॉर्म हुआ था। इससे पहले बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, बहुत सारे कंट्रीज उसमें शामिल थे। उस टाइम 29 कंट्रीज थे मेंबर्स, उन्होंने डिस्कशन की। ये आईएमएफ फॉर्म हुआ उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक का 1930 में यूएस में, तो उसकी वजह से यूएस बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मुतासिर हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यूएस इतना नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज उनके लीडर्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने गैदरिंग की और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए। लेकिन 1944 में जो ब्रेटन वुड्स का कॉन्फ्रेंस था, तो उधर ये आईएमएफ फॉर्म हुआ था। इसके रूल्स लॉ सब कुछ उस टाइम एस्टेब्लिश फॉर्म हुआ था। आईएमएफ स्टार्ट हुआ 1945 में दिसंबर में, वर्ल्ड वार 2 के बाद और वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो आईएमएफ का काम क्या है, उसके कौन से अहम काम हैं जो वो करता है, और आईएमएफ दूसरे कंट्रीज के लिए क्या करता है। तो पहले तो आईएमएफ के 29 थे मेंबर्स, फिर उनके 40 हो गए, फिर 100 अभी 90 है। आईएमएफ का काम ये होता है कि अगर कोई कंट्री किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, अगर कोई कंट्री वो ग्रो नहीं कर रहा, वो उसको इकोनॉमी के क्राइसिस से गुजर रहा है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मसलों से गुजर रहा है, तो वो क्या करता है कि उसे लोन देता है। यस, वो इंटरेस्ट भी खुद का लगाता है, उसके ऊपर फिक्स्ड पीरियड भी वो देता है कि इस टाइम आपको पे करना, नहीं तो आपको ये इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आईएमएफ के 3 अहम काम होते हैं। वो उनमें से एक ये कि वो जो उसके मेंबर्स हैं 190 कंट्रीज, उनके बीच में पैसों की ताउन क्रिएट करता है। उनके बीच में ये ताउन क्रिएट करता है, कोऑपरेशन क्रिएट करता है, ताकि अगर कोई कंट्री को हेल्प की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो या कोई और हेल्प की जरूरत हो, तो दूसरे कंट्रीज की हेल्प करें और उस प्रॉब्लम से वो निजात पाए, उसे ओवरकम करें। और दूसरा ये कि वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो उसके मेंबर्स हैं उनके लिए, वो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। उन्हें लोन्स देता है, उनकी हेल्प करता है। उन्हें जो अगर किसी प्लान की जरूरत होती है या पॉलिसीज की, लॉज रूल्स की, तो ये उन्हें प्लान बताता है, लॉज रूल्स बताता है, कैसे पैसे कैसे इकोनॉमी को अच्छा किया जाए, तो आईएमएफ उन्हें बताता है। आईएमएफ और तीसरा काम वो करता है कि वो जो पॉलिसीज होते हैं जो ग्रोथ के खिलाफ होते हैं, कंट्रीज के प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ होते हैं, और जो इकोनॉमी को ऐसे पॉलिसीज बहुत कंट्रीज में अगर होते हैं कि वो इकोनॉमी के खिलाफ होते हैं, इकोनॉमी को वर्स करते हैं, तो उसके खिलाफ आईएमएफ एक्शन लेता है और उस कंट्री से डिस्कशन करता है, उससे बात करता है, और उसके बाद वो डिफरेंट पॉलिसीज क्रिएट करता है उसके लिए, और उसे डिफरेंट पॉलिसीज बताता है और डिफरेंट प्लान्स बताता है, और उसे कहता है कि ये अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करो, इस पर अमल करो और फॉलो करो। तो ये आईएमएफ का काम होता है। आईएमएफ का काम ये सिर्फ ये होता है कि सिंपली आईएमएफ का काम ये होता है कि वो कंट्रीज को लोन देता है। यस, उनसे टैक्सेस लेता है, यस टैक्सेस लगाता है उनके ऊपर, वो फंड वगैरह कुछ भी नहीं देता। तो अभी पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने कैसे आईएमएफ का मेंबर बना, ये था 1950 जब पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर बना। और पाकिस्तान ने जो पहली बार आईएमएफ का दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, वो था 1958 में फेरोज खान नून की दौर में। उस वक्त आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि पाकिस्तान को 3 करोड़ की लोन दिया जाएगा, लेकिन आईएमएफ ने कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। फिर 16 मार्च 1965 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने $37.5 मिलियन का लोन लिया था, और 19 नवंबर 1968 तक अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने $75 मिलियन का कर्जा आईएमएफ से ले चुका था। फिर आता है जुल्फकार अली भुट्टो का दौर। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में पाकिस्तान ने 3 दफा लोन लिया आईएमएफ से। पहला 11 अगस्त 1973 में $25 मिलियन का कर्जा लिया गया। फिर 11 नवंबर को भी $75 मिलियन का कर्जा लिया गया। फिर 9 मार्च
1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में $85 मिलियन का कर्जा लिया गया। फिर आता है जनरल ज़ियाउल हक का दौर, उसमें पाकिस्तान ने 2 दफ़ा IMF से कर्जा लिया था। पहली दफ़ा उसने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पहली लोन ली थी 24 नवंबर 1980 में $1.2 बिलियन का लिया था IMF से कर्जा। फिर दूसरा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 1981 में $919 मिलियन का कर्जा लिया था IMF से। फिर आता है बेनज़ीर भुट्टो का दौर का हुकूमत था। पहला जो हुक्मरानी था बेनज़ीर का पहला टेन्यूर था, उसमें बेनज़ीर भुट्टो के पहले टेन्यूर में पहले हुकूमत में पाकिस्तान ने 28 दिसंबर 1988 में $273 मिलियन का लोन लिया था। फिर 22 फरवरी 1994 में बेनज़ीर के दौर में पाकिस्तान ने $985 मिलियन का कर्जा लिया था IMF से। फिर आता है नवाज शरीफ का दौर। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1997 में $1.30 मिलियन का IMF से लोन लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर दौर आता है परवेज़ मुशर्रफ का। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने 2 बार लोन्स लिए थे IMF से। जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने लिया था IMF से वो था 29 नवंबर 2000 $465 मिलियन का लोन लिया था IMF से। फिर दूसरी बार पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 2001 में $1 बिलियन का लोन लिया था IMF से। फिर आता है पीपल्स पार्टी का दौर। तो उस टाइम 24 नवंबर 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान ने $7.2 बिलियन का कर्जा लिया था IMF से। मुस्लिम लीग ने नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने 2014 से लेकर 2017 तक $31 बिलियन IMF से लिए थे। फिर आता है इमरान खान का दौर। तो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने 2020 से लेकर 2022 तक $37 अरब लिए थे IMF से। आप देख सकते हैं कि कितना लोन लिया गया IMF से, फिर भी पाकिस्तान वही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पैसे सब कहाँ जाते हैं? हमारे हुक्मरानों की ये आदत है। हमारे हुक्मरान क्या करते हैं कि जो आर्जी प्रॉब्लम होता है, उन्हें पता है कि ये आर्जी प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगा कुछ तकलीफों के बाद। कुछ तकलीफ होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उसके बाद ये सोल्व हो। दूसरे कंट्रीज ऐसे करते हैं कि दूसरे कंट्रीज ऐसे करते थे कि वो अगर कोई आर्जी प्रॉब्लम से गुजरते थे वो डायरेक्ट IMF के पास नहीं जाते थे, वो उसे खुद सोल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे हुक्मरान पैसों के लालच थे तो वो डायरेक्ट IMF के पास जाते थे और उनसे लोन लेते थे। और उन लोन के साथ क्या करते थे कि वो थोड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देते थे और थोड़ा आर्मी को देते थे, थोड़ा खुद के जेब बहुत ज्यादा खुद के जेब करप्शन करते थे और थोड़ा गरीबों में बांटते थे। 2000 किसी को दिए वगैरह कुछ प्रोग्राम चलाते थे, फंड देते थे, राशन देते थे। तो ऐसे ही हमारा जो इकोनॉमी है पाकिस्तान का वो इस तरह से तबाह हो गया कि उन्होंने टेम्पोररी सॉल्यूशन क्रिएट की लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट किया उसके साथ। आज हमारी अगर करेंसी की वैल्यू देखें तो फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में उधर हमारा जो वैल्यू है रुपीस का, करेंसी का, वो बहुत कम है, उसका बहुत कम वैल्यू है। ओके, अगर हम बात करें कि किस वजह से हमारा इकोनॉमी जो है ना नीचे चला गया, वो इस वजह से कि हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं किया, उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बैलेंस था उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। पहले हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बैलेंस था वो बिल्कुल स्टेबलाइज, बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल सही था, स्ट्रॉन्ग था। ओके, हमारा एक्सपोर्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो इंपोर्ट से ज़्यादा था। अभी जो इंपोर्ट हम चीज़ बाहरी कंट्री से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है और बाहर कंट्रीज़ को हम बेचते हैं वो बहुत कम है। इसकी वजह से कि हम हमारे जो मार्केट है वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कस्टमर्स को, तो इसकी वजह से हमारा जो करेंसी है वो बहुत कम है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करेंसी का क्यों उसका वैल्यू ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस था वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, वो कैसे तबाह हो गया बैलेंस उसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो हमारे जो हुक्मरान थे वो किस भी चीज़ पर फोकस करते थे, वो सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस करते थे, वो सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते थे, वो दूसरे प्रॉब्लम्स पर फोकस करते थे और वो इकोनॉमी जो पाकिस्तान था, एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था, उसके बैलेंस था बीच में, उस पर वो फोकस ही नहीं करते थे। तो उसकी वजह से आज जो हमको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और अब कितना गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में।
तो अगर हम पाकिस्तान के 2020 की बात करें तो पाकिस्तान ने 2020 में $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, चीज़ें भेजे बाहर, और इंपोर्ट किया $71 बिलियन की, $71 बिलियन की बाहर से लिए। अब 2020 में पाकिस्तान ने 31.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था और 56.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। 2020 की बात करें तो पाकिस्तान ने 27.6 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया और 56.5 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। अगर हम बात करें 2019 की तो पाकिस्तान ने 30 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, और 62.6 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। और 2018 की बात करें तो पाकिस्तान ने 2018 में 30 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया और 68.8 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। तो ये देखें कि पाकिस्तान का जो बैलेंस हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वो 2004 के बाद स्टार्ट हुआ। उससे पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्गर था इंपोर्ट से, वो बहुत अच्छा था। हम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कम चीज़ें करते थे। 2005 की अगर बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान ने 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था और 24 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था। अगर हम 24 में जाएं तो उस वक्त पाकिस्तान ने 15.3 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया और 14.3 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इम्बैलेंस, जो हमारा जो इकोनॉमी था पहले वो बहुत अच्छा था। हमारा जो पाकिस्तानी का रुपीज़, पाकिस्तानी करेंसी है, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू था उस वक्त। इसकी वजह से कि जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें वैल्यू था, हमारी चीज़ों को जो हम चीज़ बेचते थे उसका भी वैल्यू था, और जो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्गर था। हम बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे और कम चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे। 1960 से लेकर 2004 तक हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो बैलेंस था वो बहुत अच्छा था। लेकिन लास्ट 19 ईयर्स से हमारे जो हुक्मरान हैं वो लालच की वजह से, वो करप्शन की वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस पर फोकस ना किया। उसकी वजह से हमारा जो आज करेंसी है उसका वैल्यू बहुत कम है। और अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तान की जीडीपी की तो हमारे पाकिस्तान का जीडीपी भी बहुत कम है, 378.4 बिलियन डॉलर है जीडीपी, 3% है जीडीपी पाकिस्तान का। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसका 5 है, वो भी हमसे आगे चला गया। तो वो क्यों आगे चले गए? इसकी वजह से कि उन्होंने एक्सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा की, उन्होंने एक्सपोर्ट पर फोकस किया और अपने जो करेंसी है उसका वैल्यू बरकरार रखा। करेंसी का वैल्यू होना क्यों ज़रूरी है? करेंसी का वैल्यू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो चीज़ें बेचते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अगर हमारी करेंसी का वैल्यू बहुत कम है तो वो ईजिली थोड़े पैसों में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं हमारे कंट्रीज़ की। अगर हमारे करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है तो उनको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ेंगे हमारी थोड़ी चीज़ खरीद करने के लिए। तो इसकी वजह से हमारी चीज़ों का, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई यूएस जाए, अभी $1 पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना है? वो है 289 और 290। एग्जाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी बंदा यूएस से कोई एक शर्ट खरीद ले तो उस शर्ट का कीमत है $20। ओके, अभी हम जानते हैं अगर हम $20 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तब्दील करें, तो पाकिस्तानी रुपीज़ $20 के पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं वो 160 मीन्स 1600। तो इट मीन्स हमें एक शर्ट खरीदने के लिए हमें 1600 पे करने होंगे। अगर वो बंदा इधर आए और $20 दे, इधर शर्ट्स खरीदे, तो उसको 5-6 शर्ट्स मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से जो डॉलर की जो करेंसी की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, रुपीज़ की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी रुपीज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो आप बहुत ज़्यादा होगा तो आप कम पैसों में आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो और उधर आप जाकर अपने ट्रंक्स वगैरह सब कुछ भर के ले आ जा सकते हो। सिर्फ आपका वैल्यू, रुपीज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, हमारे अभी हम पर जो IMF का जो कर्जा है वो है $41.5 बिलियन है हम पर, और हमें ये पे करने हैं, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे जो
पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, उन्हें पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम से निकलना होगा, इन ये फजूल बातों से निकलना होगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर काम करना होगा और दूसरे नई चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश करना होगा। क्योंकि हम अभी तक तो हम अभी तक तो आम पर डिपेंडेंट हैं, उन पर डिपेंडेंट है, हम तो आम पर हमें हमेशा आम पर डिपेंडेंट्स होते हैं और दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन नई चीज़ें हम बनाने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए हमें नई चीज़ों को इन्वेंट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ पर काम करनी चाहिए और एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। इंशाल्लाह तो हमारा करेंसी अच्छा हो जाएगा। और अगर हम बात करें IMF से, तो उससे हमें पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो इसके लिए हमें उनसे पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब हम अपना सॉल्यूशन खुद क्रिएट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है इकोनॉमी की, अगर वो हम खुद सोल्व करेंगे, खुद का स्ट्रेंथ यूज़ कर सोल्व करेंगे, तो हमें IMF के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो इंटरेस्ट मना है, लेना और देना भी। तो इसलिए दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।